हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। क्लॉज 1 बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी सारे सिटीजन्स के पास इन रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। क्लॉज 2 बात करता है 7 ग्राउंड्स की। आर्टिकल 15 में अपन ने देखा था 5 ग्राउंड्स थे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन 16 में 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड है, डिसेंट और रेसिडेंस। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है द ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली और नेशनैलिटी। जैसे मान लो इंडिया का कोई बंदा यूएसए चला गया, वहाँ उसने सिटीजनशिप ले ली, तो वो सिटीजन यूएसए का है लेकिन उसका डिसेंट इंडियन है। तो ऐसे ही कोई बाहर का बंदा इंडिया में आ गया तो वो बाहर का उसका डिसेंट है लेकिन वो सिटीजन बन गया इंडिया का। तो डिसेंट के बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लॉज 2 में ये एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है और रेसिडेंस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लॉज 3 एक्सेप्शन देता है रिजर्वेशन के लिए। ऑन बेसिस ऑफ रेसिडेंस आप रिजर्वेशन दे सकते हो। मान लो कोई बैकवर्ड क्लास है और वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विसेज में, तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ रेसिडेंस भी। ये एक्सेप्शन दिया क्लॉज 3 में। क्लॉज 4 करता है बात रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। फिर 77th अमेंडमेंट से क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया जो कि रिजर्वेशन देता है प्रमोशन में भी। और फिर 85th अमेंडमेंट में उस प्रमोशन के रिजर्वेशन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी डाल दी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होती है, वो अपन आगे बताएंगे क्या होती है, अभी बस इतना समझ लो कि 85th अमेंडमेंट से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी दे दी रिजर्वेशन में, प्रमोशन के कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसके बाद क्लॉज 4 भी जो कि 81st अमेंडमेंट से आया, इसमें कैरी फॉरवर्ड रूट डाल दिया गया और जो 50% की सीलिंग थी, लिमिट थी रिजर्वेशन की, उसको हटा दिया गया। क्लॉज 5 में बोला गया है कि मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे मान लो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, कोई टेम्पल है, तो वहाँ का प्रीस्ट तो भाई रिलीजन के बेसिस पे सेलेक्ट होगा ना। टेम्पल के प्रीस्ट को क्रिश्चियन को थोड़ी ना बना देंगे, या फिर चर्च में बिशप होता है तो कोई मुस्लिम को थोड़ी ना बना देंगे। तो वहाँ पे उन अपॉइंटमेंट्स के लिए ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे, ऐसा क्लॉज 5 बोलता है। और क्लॉज 6 मोदी जी लाए हैं 103rd अमेंडमेंट से, जो कि रिजर्वेशन बात करता है ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। तो ये तो हो गई क्लॉजेस का एनालिसिस, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये 77th, 85th, 81st और ये सारे अमेंडमेंट और इनके पीछे के केस लॉज भी तो जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है। तो अपन इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री की शुरुआत कालेलकर कमीशन से होगी जो कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसको आर्टिकल 340 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया था। इसको पॉपुलरली काका कालेलकर कमीशन भी बोलते थे। इस कमीशन का बेसिकली ये काम था कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनकी कंडीशन इंप्रूव कैसे की जाए। कालेलकर कमीशन का इतना कुछ रोल नहीं था, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था। दूसरा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, हेडेड बाय बीपी मंडल। वही 340 सब क्लॉज 1 के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। इसका काम था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को का क्राइटेरिया डिटरमाइन करना कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं। इन्होंने पूरा सर्वे करा और फिर मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कि 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 3743 कास्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं, एससी बीसीज बोला गया इनको। इन्होंने रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए एससी बीसीज के लिए, इन एडिशन टू जो पहले का रिजर्वेशन मिल रहा है 22.5% एससी एसटी का। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इशू कर दिया मेमोरेंडम अगस्त 13, 1990 को और रिजर्व कर दी 27% सीट्स फॉर एससी बीसीज जो कि अपना ओबीसी रिजर्वेशन है। जब उन्होंने ये कर दिया उसके बाद देखो हा हुल्ला हो गया, क्योंकि ऐसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वैसे क्लास बेस्ड हो गया है, कास्ट बेस्ड नहीं हुआ क्योंकि इन सबको एक क्लास बना दिया गया, लेकिन हा हुल्ला हो गया, लोगों ने सुसाइड कर लिया और भी काफ़ी नाटक हो गए देश भर में। तो गाइस जितना हा हुल्ला हो गया तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तो मामला जाना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस रिगार्ड में केस है 1993 का। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें बोली, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली। आर्टिकल 15 में भी अपन ने केस डिस्कस किया, लेकिन अभी अपन जो बात कर रहे हैं उस रिगार्ड में 3 चीज़ें बोली। सबसे पहली चीज़ तो कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर डाल दिया इन्होंने। क्रीमी लेयर क्या होगा? क्रीमी लेयर होगा बैकवर्ड क्लासेस में वो लोग जो बैकवर्ड नहीं रहे। उसके 2-3 क्राइटेरिया दिए कि आप गजेटेड ऑफिसर के बच्चे हो या फिर आपकी इनकम ईयरली ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया दिए। तो वो क्राइटेरिया जो में बैठते हैं लोग वो बैकवर्ड नहीं रहेंगे, वो क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने करी कि रिजर्वेशन कैप कर दिया 50% पे। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं अलाउ किया इंदिरा सोनी ने, और इसी में इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होंगे, नॉट अलाउड इन प्रमोशन। इन्होंने ओवर रूल करा टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इसको ओवर रूल करते हुए कि कैरी फॉरवर्ड रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल तब तक है जब तक कि 50% की रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड रूल ये होगा, जैसे मान लो 100 सीटें हैं, ठीक है, जिनमें से 22 रिजर्व्ड हैं SC/ST के लिए, लेकिन उसमें से 11 ही भरी, तो ये 11 सीटें अगले साल जो वैकेंसी आएगी ना उनमें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो टोटल रिजर्वेशन है ना अगली बार का कैरी फॉरवर्ड का एडिशन करके वो टोटल 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो पुरानी सीट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, लेकिन 50% अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए अगली बार भी, वरना जनरल के साथ दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन देखो ये सब का कोई पॉइंट नहीं रहा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको पैटर्न समझ में आ ही गया होगा कि ये केस आया, केस में अच्छी अच्छी बातें की, तो केस के बाद क्या आया, केस के बाद आई वोट बैंक पॉलिटिक्स और अमेंडमेंट कर दिया पार्लियामेंट ने 16(4)A डाल दिया, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ने नलीफाई कर दिया इंदिरा सोनी को। इन्होंने 16(4)A डाला जिसमें स्टेट को अलाउ किया गया कि भाई रिजर्वेशन दे दो SC/ST को इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन ऑल्सो। तो ये वाली बात गई भाड़ में। ये 50% वाली लिमिट भी अपन आगे देखेंगे, ये भी हटा दी अमेंडमेंट के थ्रू, आगे आएगा उसका अमेंडमेंट। तो 77th अमेंडमेंट के बाद जब रिजर्वेशन दे दिया गया प्रमोशन में, तो एक दिक्कत आने लग गई, जो दिक्कत थी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की। अब इसको ऐसे लो कि A बंदा है और B बंदा है, ठीक है। A बंदा जॉब पे लगता है 2006 के अंदर में, ये जनरल कैटेगरी का है, B बंदा रिजर्व कैटेगरी का है, और B बंदा सेम जॉब पे, मान लो लेवल 1 की जॉब है, उसमें A बंदा 2006 में लगा और B बंदा 2007 में लगा। तो एक्चुअली B A का जूनियर होगा, क्योंकि वो बाद में लगा है, जूनियर है उससे। लेकिन जब लेवल 2 पे प्रमोशन की बात आई तो B को प्रमोशन मिल गया पहले, क्योंकि उसका रिजर्वेशन है और A की सीट्स खाली नहीं थी, B को प्रमोशन मिल गया क्योंकि वो कैटेगरी में था, और वो 2008 के अंदर प्रमोट हो गया। और लेवल 2 का जो A का बंदा था उसका लेवल 2 का प्रमोशन हुआ 2009 में। तो एक्चुअली A B का सीनियर था, लेकिन प्रमोशन पहले B का हो गया तो, और बाद में A का हुआ, तो लेवल 2 में B A का सीनियर हो गया। तो ये हो गई कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ड्यू टू सम कॉन्सिक्वेंसेज विच विल बी रिटेन नो मैटर व्हाट। ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब। तो ये एक दिक्कत थी बहुत बड़ी। तो ये जो दिक्कत है ये 2 केस में एड्रेस हुई, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह 1995 और अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इसके अंदर कैचअप रूल ला दिया गया। कैचअप रूल में क्या हुआ? कैचअप रूल में हुआ कि ये सेम सिचुएशन है, A पहले लगा, B बाद में लगा, B A का जूनियर है, प्रमोशन B का पहले हो गया ड्यू टू रिजर्वेशन और A का बाद में हुआ। तो जैसे ही A का प्रमोशन हो जाएगा ना, जैसे मान लो B का प्रमोशन हो गया 2008 में, लेकिन A अभी भी लेवल 1 पे है, तो A जूनियर ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो ऊंची पोस्ट पे चला गया है ना। लेकिन फिर A को बाद में जैसे ही प्रमोशन मिलके 2009 में वो दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं ना, तो वो कैचअप कर लेगा A वापस बाय डिफॉल्ट सीनियर हो जाएगा क्योंकि वो पहले सीनियर था। इसके बाद नेक्स्ट केस है एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में हटा ही दिया गया। इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाज नॉट परमिसिबल अंडर आर्टिकल 16(4) इन व्यू ऑफ द कमांड कंटेन्ड इन आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 क्या है? आर्टिकल 335 बेसिकली बोलता है कि SC/ST का कोई सर्विसेज या पोस्ट पे अगर क्लेम होगा तो वो क्लेम उसी चीज़ को ध्यान में रख के रखा जाएगा कि वो मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अफेक्ट नहीं करे। वो समझ रहे हो? मतलब आप अनक्वालिफाइड लोगों को नहीं रख सकते, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी सबसे ऊपर है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपलिफ्टमेंट के लिए आप एकदम ही अनक्वालिफाइड लोगों को रख लो, या जैसे प्रमोशन नहीं लगा एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट को कि ज़रूरी है अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी ख़राब हो रही है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब इसके बाद आए 3 अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट आया 81st अमेंडमेंट। 81st अमेंडमेंट ने आर्टिकल 16(4)B डाला, जिसने फिर से रिजर्वेशन अलाउ करा प्रमोशन में, और 50% की जो सीलिंग थी ना अपनी इंदिरा सोनी वाली, वो भी हटा दी। और इस अमेंडमेंट ने कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ करा कि कैरी फॉरवर्ड भी आप वैकेंसी कर सकते हो। उसके बाद आया 82nd अमेंडमेंट। उसमें प्रोवाइजो डाल दिया आर्टिकल 335 में। 335 जो भी आर्टिकल पढ़ा, वो प्रोवाइजो क्या था? उन्होंने 335 अपन ने पढ़ा, इसमें उन्होंने ये डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent in making of any provision in favor of the members of the SC/ST for relaxation in qualifying marks in an examination or lowering the standards of evaluation for reservation in matters or promotion to any class or classes of services or post in connection with the affairs of the union of or state। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, लिटरली यहाँ पे ये जो लिखा है इसका अपोजिट लिख दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने बोला कि आप इधर क्लेम्स ऑफ SC/ST की वजह से एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हैम्पर कर सकते, और यहाँ इन्होंने लिख दिया कि कर सकते हो।
तो मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये दोनों मिला के 0 अंडा हो रहा है, ठीक है। मतलब ये करता है पार्लियामेंट। अब क्या इसमें क्या क्या पढ़ा है यार। हाँ, तो अपन अगले पे आते हैं। 82nd अमेंडमेंट में इन्होंने प्रोविजो डाल दिया 335 में, और फिर 85th अमेंडमेंट में इन्होंने 16(4)A जो कि पहले का डाला हुआ है ना अपना 77th अमेंडमेंट से, उसमें इन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। और कैचअप रूल कैंसिल कर दिया जो कि पहले अपन ने इस्टेब्लिश किया था वीरपाल सिंह और अजीत सिंह के केस में। उसके बाद ये सारे अमेंडमेंट और 77th अमेंडमेंट, ये सारे के सारे चैलेंज हुए नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में सब कुछ अपील्ड कर दिया गया, सब कुछ सही बताया। इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन प्रमोशन में सही है SC ST का। इन्होंने बोला कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी सही है आर्टिकल 16(4)A में। इन्होंने बोला कैरी फॉरवर्ड रूल 16(4)B में सही है, और जो प्रोवाइजो डाला 335 में वो भी सही है। लेकिन इन्होंने बोला कि कोर्ट ने नोटिस किया है कि 16(4)A और 4B इनेबलिंग प्रोविजन है, ऑटोमेटिक राइट ऑफ रिजर्वेशन नहीं मिल जाता प्रमोशन का SC ST को। वो डिपेंड करता है उधर की सिचुएशन में, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, कि ज़रूरी है कि नहीं वो डिसाइड करेगा स्टेट। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर आपको देना है, ठीक है, तो ये कंपेलिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी स्टेट को। सबसे पहले तो उनको डेमोस्ट्रेट करनी पड़ेगी जो बैकवर्डनेस है SC ST की, इसकी भाई सही में है। दूसरा, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि SC ST इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है उस रेलेवेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और तीसरा, इनको ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। नागराज केस के बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ना हटाना चालू कर दिए स्टैट्यूट्स और रूल्स, जो भी रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, अगर ये वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोशन पॉलिसी भी उन्होंने हटाना चालू कर दी। द वेरियस कोर्ट्स रूल्ड that the state had failed to furnish enough data to meet the controlling conditions. In particular, the courts criticized the state for failing to demonstrate backwardness and or insufficient representation. क्योंकि देखो, अपने को पता है कि रिजर्वेशन का इंटेंशन सही है, लेकिन उसको पॉलिटिशियंस यूज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नागराज में काफ़ी बैलेंस सा ओपिनियन दिया कि हाँ भाई ये सब ज़रूरी है, ये सारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़रूरी है अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अंधा करो। मिसयूज़ उसका उन्होंने लिमिट कर दिया है अपनी कुछ गाइडलाइंस देके, तो ये काफ़ी ठीक था, बैलेंस्ड अप्रोच है, अच्छी बात है। तो गाइस, ये हो गया वीडियो कंप्लीट। मेरे हिसाब से जो रेलेवेंट था वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो देखो इसमें ये तो एकदम पूरा भूल भुलैया है। आर्टिकल 15-16 में इतने केस, इतना वो पूरा टाइमलाइन बनाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने एक कंसाइज वे में बनाने की ट्राई करी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर कॉन्स्टी के बाकी वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे आ जाएगी प्लेलिस्ट। और अगर आपको मेरे कोई पेड कोर्स ख़रीदने हैं, आप पता नहीं आप कब देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 2021 में देख रहे हो, 22 में देख रहे हो, भगवान जाने, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी मैं बनाऊँगा डाल दूँगा, मैं चेक कर लेना, क्या पता खाली हो ये प्लेलिस्ट, क्या पता है भरी हुई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना।